सदियों पुराना शहर दिल्ली, जितना शहर उतना ही मुहावरा भी। शक्ति का, सत्ता का, केंद्र का। महाभारत का इंद्रप्रस्थ, मध्यकाल में मुगलों की दिल्ली, अंग्रेजों की दिल्ली और आजाद भारत की दिल्ली भी, नई दिल्ली भी। यहीं दक्षिणी दिल्ली इलाके में इतिहास के सैकड़ों साल पुराने सबूत आज भी मौजूद हैं। इन्हीं चंद दस्तावेजों में से एक है लोधी गार्डन। आज का लोधी गार्डन बीते हुए कल और परसों का लोधी गार्डन नहीं है। वक्त के साथ ये भी बदला। हर जमाने में एक नई कहानी, एक नए रंग के साथ। सुकून पसंद लोगों के लिए इसकी कहानी भी दिलचस्प है, मगर जरूरत है थोड़ी सी फुर्सत और इत्मीनान की। यहाँ गुंबदनुमा 4 इमारतें हैं। इनमें से मकबरे 3 में हैं, लेकिन 3 से ज्यादा लोगों के। कुछ तो बादशाहों के हैं, बाकी के नाम नहीं मालूम। लेकिन बादशाह के नजदीक भी तो उन्हीं को जगह मिलती है जो उनके करीबी हों। बहरहाल ये सभी इमारतें बनी 15 से 16वीं शताब्दी में, लोधी काल में। इसे बाग की शक्ल देने का फैसला हुआ अंग्रेजों के जमाने में, और मौजूदा रूप तो आजाद भारत ने गढ़ा है। ताजगी और सुकून लुटाने वाला ये बाग खुद से मुलाकात का बार बार न्योता देता है। वक्त की चोटों के निशान नहीं मिटते। ऐसा ही कुछ साबित करता है बाग के दक्षिणी भाग में बना मोहम्मद शाह का मकबरा। ये लोधी गार्डन की सबसे बुजुर्ग इमारत है, और बुजुर्गियत छुपती कहाँ है। लोधियों से भी पहले बनी इस इमारत के भीतर कई मकबरे हैं। एक तो मोहम्मद शाह का, बाकी के नाम नहीं मालूम। इसे मुबारक खान का गुंबद भी कहते हैं। In this beautiful garden, there is every stone speaking to you, as it were. The stones speak, and sometimes they speak more eloquently than human beings can. Now, these stones speak to us. There's a part of our history. These trees speak to us too. Environmentally, this is one of the great lungs of the city, as it were. 9 अप्रैल 1936 को इसे लेडी विलिंगडन पार्क का नाम दिया गया। तब यहाँ घना जंगल था। काम तो हुआ, मगर कुछ खास नहीं। आजादी के बाद इसे बाकायदा एक बाग का दर्जा मिला, और अपना नाम तो कुछ इसने खुद रख लिया, कुछ लोगों ने। पत्थरों में जज्ब इतिहास आज भी सबको खींचता है। पहले तो यहाँ पे खैरपुर गांव होता था, और इसमें जो रहते थे लोग, उनको यहाँ से 1914 में यहाँ से निकाल के
कुछ तो लोगों को मॉन्टगोमरी जो पाकिस्तान में है अब वहाँ पे सेटल किया गया, और कुछ लोग खैर जो कोटला मुबारकपुर है आजकल, वहाँ पे जाके रहने को जिन्होंने ऑप्शन किया था वो वहाँ पे हैं। पौधों की परवरिश कैसे की जाती है इन्हें मालूम है। हालांकि जमाने का असूल है कि मालिक को याद रखो, माली को नहीं, लेकिन इन्हें इसकी चिंता भी नहीं। लोधी गार्डन की ताजगी और खुशबू इन्हीं की मेहनत के दम पर है। इस काम के लिए यहाँ 4 चौधरी 150 माली हैं। यहाँ की नर्सरी में अब तरह तरह की पौध रहती है। बाग में पहुँचने से पहले पौधों की परवरिश यहीं होती है। थोड़ा मजबूत होने पर इन्हें बाग में रोप दिया जाता है। नाइनटीन 1960s में जब फोर्ड फाउंडेशन ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई इस बारे में, उन्होंने कुछ अमेरिकन प्लानर्स को अपने साथ इन्वॉल्व किया, और इनमें मुख्य थे जोसेफ स्टाइन, और देयर वाज विलियम ऑस्टन थे, और दो और सदस्य थे, एक एक्बो थे और एक डीन थे। अब ये चारों ने मिलकर पूरा सर्वे किया और कई चेंजेस का प्रपोजल दिया। कुछ चेंजेस तो मानी गई, कुछ चेंजेस पैसा कम होने के कारण रिजेक्ट हो गए। जैसे कि इन्होंने प्रपोज किया था कि एक एम्फी थिएटर बनाएंगे यहाँ पे, और कई लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, ये पूरा कैरेक्टर जो लोधी गार्डन्स का है वो ही इफेक्ट हो जाएगा। छियानवे एकड़ में फैले इस बाग में पेड़ ही पेड़ हैं, देशी भी विदेशी भी, फूल वाले भी और गैर फूल वाले भी। 1962 में ये दिल्ली नगर पालिका को सौंपा गया। तब से रखरखाव उम्दा हुआ। गुलमोहर, अमलतास, जैकरेंडा, यूकलिप्टस, मोलसिरी, बोगनविलिया आदि तमाम पेड़ हैं यहाँ। यहाँ की लैंडस्केप कुदरत की कारीगरी है। गार्डन है वो इनफॉर्मल स्टाइल, कंप्लीटली इनफॉर्मल स्टाइल है। जो इनके पाथ्स हैं वो बिल्कुल सर्पेंटाइन पाथ्स हैं, जो बीच में से इधर से जाते हैं और पूरी उसकी जो मोनोटनी है वो ब्रेक कर देते हैं। यहाँ आजादी के बाद हुए बदलावों में एक है ये ग्लास हाउस। लोगों की तरह पौधों के मिजाज भी अलग अलग हैं। अपनी जमीन से बिछड़ने का गम इन्हें भी होता है। कुछ पौधे तो अपनी मिट्टी, अपने हवा पानी में ही जिंदा रह पाते हैं। ऐसे ही नाजुक मिजाज पौधों के लिए बनाया गया ये ग्लास हाउस 70 के दशक में दिल्ली नगर पालिका और फोर्ड फाउंडेशन ने मिलकर बनवाया इसे। मकसद था दूर देश से लाए गए पौधों की अच्छी परवरिश। लोधी रोड से इस बाग में दाखिल होने पर सबसे पहले नजर मिलती है बड़े गुंबद से। चौकोर शैली में बना ये गुंबद शक्ल सूरत से 2 मंजिला लगता है, मगर है नहीं। लगता मकबरा भी है, वो भी नहीं है। ये 1494 में बना, यानी सिकंदर लोधी के वक्त में। इसके बगल में बनी है एक मस्जिद और उसके ठीक सामने है मेहमान खाना। इन दोनों के बीच है एक कब्र, किसकी नहीं मालूम। जो मेहमान खाना है उसके नीचे तहखाने थे, और जो आजकल आप एक रेज्ड प्लेटफॉर्म देखते हैं सामने, उसके पूरे बड़ा गुंबद के बीच में जो है, वहाँ पे पहले एक टैंक होया करता था। वो टैंक भी भरा गया था और उसमें भी पूरा सीमेंट करके फिर वहाँ पे इट्स अ ग्रेव नाउ, कब्र है, पर पहले वहाँ पे एक टैंक होता था।
बड़े गुंबद से लगी मस्जिद को बड़ा गुंबद मस्जिद कहते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये मस्जिद गुंबद से कहीं ज्यादा पुरानी है। इसमें अरबी में कुरान की आयतें लिखी हैं। इसकी कारीगरी फिरोज तुगलक के जमाने की लगती है, मगर पलस्तर लोधी काल जैसा है। मस्जिद में खिड़कियों का रिवाज तो मुगल काल की याद दिलाता है, इसलिए वास्तुकला के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है। दूसरे लफ्जों में तुगलक और मुगल काल के बीच की कड़ी है ये। इसके कंगूरे कुतुब मीनार की याद दिलाते हैं। रैन बिना जग दुखी, सो दुखी चंद्र बिन रैन बिना जग दुखी, सो दुखी चंद्र बिन रैन। साजन तुम बिन मैं दुखी, सो दुखी दरस बिन नैन। लोधी गार्डन के बीचों बीच बना है शीश महल। शीश गुंबद भी कहते हैं इसे। बड़े गुंबद के ठीक सामने खड़ी इस इमारत में लोधी वंश के कुछ लोगों के मकबरे हैं। अपने बनाव में ये भी बड़े गुंबद जैसा है। हाँ, नीली टाइल्स इसे अलग पहचान देती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर तो टूट चुकी हैं। जो बकाया हैं उनमें चमक नहीं बची है। जब तक लोधियों का राज चला तब तक ठीक। उसके बाद मुगलों ने लोधियों की निशानियों की कोई परवाह नहीं की। शीश महल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आजादी के बाद यहाँ की सारी इमारतें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दी गईं और अतीत के ये दस्तावेज बच गए। Here is rough, ordinary stone used for a beautiful aesthetic purpose. Look at those Lodi tiles, the blue tiles, which are the pride of aesthetics. Look at these domes. Look at the workmanship. Look at the geometrical shapes. It is not merely that the monuments have to be made of marble. Marble is one dimension of aesthetics, but these rough hewn stones, I think, are as beautiful and as eloquent as they can be. Mostly you feel in touch with the antiquity and the periods of Indian history, most of which, I might add, American students don't know very much about and are just beginning to learn. And one of the things I'm here on my visit for is to try to help us understand how we can bring more of India to the United States, how people can learn to understand more about this. फ्रेंच स्कूल के लड़के लड़कियों के लिए ये खेलने का वक्त है। हाँ,
इनके खेल के अपने नियम, अपने उसूल हैं, जो औरों की समझ में आए ना आए, मगर इन्हें बेहद पसंद है। बाग की व्यवस्था में सुधार से लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। और अब एक निगाह इधर भी। कैमरे के जरिए इन नज़ारों को कैद कर घरों तक पहुंचाने वालों को भी ये जगह खूब पसंद है। मोहब्बत की शुरुआत भी अजीब है दोस्तों। प्रेमी लोग अपनी प्रेमिकाओं की तारीफ करते नहीं थकते। अब इन्हें देखिए, इनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। अगर मनचाहा साथ हो, घंटों का वक्त पल में गुजर जाता है। दोपहर के भोजन का एक अलग अंदाज है यहाँ। घर नहीं, डाइनिंग टेबल नहीं, लेकिन गार्डन में खाने का स्वाद अलग है। पहले यहाँ एक झील थी जो तरह तरह की बेलों और फूलों से सजी रहती थी। इसमें एक जेट फाउंटेन भी था जो 100 मीटर ऊपर तक पानी फेंकता था। मगर फिलहाल तो ये क्रिकेट का मैदान है। लोधी गार्डन के नए आकर्षणों में से एक है बोंजॉय गार्डन। इसमें सैकड़ों तरह के पेड़ हैं। पेड़ मगर पौधों की शक्ल में, गमलों में। शायद शहरी जिंदगी का यही तकाजा है। चार दीवारी और एक टुकड़ा छत में रहकर अशोक और देवदारू की कौन सोचे। बोंजॉय एक कला है जो शहरी जिंदगी के माकूल है। वक्त गुजर जाता है मगर इसके निशान रह जाते हैं, कभी मिट्टी में तो कभी इमारतों या टूटे फूटे अवशेषों में। इतिहास की इन यादों, इन दस्तावेजों को सबसे मजबूती से सहेजा संभाला है इन पत्थरों ने, चाहे खास हो या सादा। लेकिन इन पत्थरों के सीने में इतिहास को सबसे ज्यादा हिफाजत मिली। कुछ ऐसी ही बात है सिकंदर लोधी के मकबरे में। ना तो ये ताजमहल है और ना हुमायूं का मकबरा, पर इससे वक्त को बयान करने की ताकत तो कम नहीं होती।
1517-18 में इसे सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने बनवाया। पत्थर भी सादा, वास्तुकला भी सादा, न लाल पत्थर न संगमरमर। और होता भी कहां से, जब सारा वक्त ही लड़ाइयों और तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम करने में गया हो, तो खजाने के नाम पर बचता भी क्या है। और आखिरकार है तो ये मकबरा ही, जिंदगी से ज्यादा मौत पर खर्च क्यों। मुगलों ने इधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं समझी, लिहाजा एक बादशाह का ये मकबरा साल दर साल और सूना और वीरान होता गया। कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा। हाँ, मिल गया मुझको नसीबे से मेरा पीर ऐसा, ये तो मोरा नसीबा कि मैं जो। Lodhis were never as affluent as the Mughals were. They did not have a long enough span of time in history. And therefore, what they gave us is not comparable to Taj Mahal or some of the great tombs of the Mughals. But that does not deprive them from a sense of history. They are a stage in the continuum of India. Here, Hindu architecture and the Saracenic architecture meet. Here, shapes and sizes and colors have a combination which is very exquisite. And I think from that point of view, these tombs are very beautiful. एक खास तरह के लोगों का कारवां यहाँ तयशुदा वक्त पर आता है। इसमें बच्चों को छोड़कर हर उम्र के लोग होते हैं। धूप आती है तब, धूप जाती है तब। सूरज के निकलने और डूबने की बेला में यहाँ तमाम लोग आते हैं। लेकिन सुबह और शाम का फर्क तो यहाँ भी दिखाई देता है। सुबह चेहरों पर ताजगी और बदन में फुर्ती होती है, लेकिन शाम को थकान और कुछ कुछ आलस भी। इसलिए शाम को ये संख्या भी कम हो जाती है। लोदी गार्डन की शाम कुछ अलसाई हुई होती है। हर शाम परछाइयां बड़ी होने लगती हैं और धूप छोटी। धीरे धीरे अंधेरा पूरे बाग में पसर जाता है। दिन भर की रौनक के बाद बाग का अकेलापन बढ़ने लगता है। ये एक मंच बन गया है जिस पर हर घड़ी हर पहर नए चेहरे नए किरदार आते हैं और चले जाते हैं। सबकी आंखें इसे अपनी तरह से देखती हैं। किसी के लिए ये इतिहास का अनमोल दस्तावेज है तो किसी के लिए साफ सुथरी सुकून वाली जगह, और खुद अपने लिए क्या, शायद वर्तमान की हथेली पर अतीत के दस्तखत।